एयरपोर्ट पे अगर किसी भी चीज का मुझे टेंडर लेना है, सपोज ये सोफा है, तो हम लोग फर्नीचर साइड से अगर टेंडर लेना चाहे तो ये कैसे अप्रूव हो सकता है? यहाँ पे मतलब हर एक लोग जॉब करना ही पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि चाहते हैं हम फ्री होकर काम करें। तो मतलब अगर टेंडर किसी को मिल जाता है तो क्या वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ आ चुके हैं शमशाद सर, जो कि अभी पटना एयरपोर्ट पे साइट इंचार्ज है, और इनका पहले भी बहुत सारा कुछ बैकग्राउंड रह चुका है, जैसे कि टेंडर लाइन में। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि बिहार में खैर टेंडर का ऐसे भी बोलबाला रहता ही है। तो हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे इनसे, कैसे टेंडर लिया जाता है, या फिर कोई भी लोग अपना टेंडर के बारे में अपना कैरियर देख रहे हैं तो उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। स्वागत है सर आपका हमारे इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो हमारे ऑडियंस थोड़ा जानना चाहती है कि कैसे क्या टेंडर वगैरह होता है। उससे पहले तो वो तो हम लोग बातें करते रहेंगे, थोड़ा सा पहले आप अपना हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कैसे मतलब एजुकेशन में क्या रहा, कैसे यहाँ तक आए? जैसे आप पूछेगी अपना इंट्रो दीजिए, ज्यादा लंबा मैं इंट्रो नहीं देने वाला जी जी हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग करके वहां से स्टार्ट किया प्रोजेक्ट लाइन में ही। और ज्यादातर हमारा इंसेंट रहा कि हम प्रोजेक्ट लाइन में ही रहें, कंफर्टेबल जोन रहता है, फ्रीडम रहता है। और आउटसाइड हमको काम बहुत पसंद था। एक ऑफिस में बंद होकर काम मुझे नहीं करना था, इसलिए हम ये जोन चुना और यहाँ से स्टार्टअप किए हैं। अगर प्रोजेक्ट लाइन बोले तो सर वही टेंडर ही ना? जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे भी क्लियर हो गया। नहीं, तो टेंडर ही लाइन से होता है। अब अभी तो सर आप फिलहाल में पटना एयरपोर्ट पे ही साइट इंचार्ज है। जी तो मतलब यहाँ पे साइट इंचार्ज रहते हुए भी टेंडर जो आपका कहीं चलते रहता होगा, दोनों मैनेज हो जाता है क्या? जी ऐसा छोटा मोटा साइड अभी चल रहा है। इसके पहले मेरा क्या था कि हम साइड ही मैनेज करते थे, टेंडर बेसिस पे काम लेकर, और वो काम को कराते थे। जी। इसलिए अभी काम भी चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ मकसद से हम आए हैं एयरपोर्ट में, जो अभी लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि कुछ मकसद से आए, तो ठीक है, टेंडर की बातें तो होती रहेंगी। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एयरपोर्ट के बारे में ही जान लेते हैं। तो सर आप यहाँ पे साइट इंचार्ज किस सेक्टर में है? जी, यहाँ पे हम लोग का फायर फाइटिंग एंड फायर अलार्म सिस्टम का, जो फायर फाइटिंग टोटली सिस्टम है जी। उसका मेंटेनेंस का टोटल का इंचार्ज हम यहाँ पे हैं। अच्छा। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके लिए हैं। जी, तो थोड़ा सर एक्सप्लेन करना चाहेंगे फायर फाइटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, कैसे वर्क करती है, कितने एम्प्लॉय की जरूरत होती है, ऐसा कुछ? तो सुनील जी, आपका क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे फायर फाइटिंग मेंटेनेंस में कैसे क्या क्या होता है। जी जी बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, आपको फायर से ही पता चल गया होगा कि फायर मतलब आग से रिलेटेड है। तो जहां फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सिस्टम लगा है उसको हम लोग सर्विस एंड मेंटेनेंस देंगे। जैसे में अपना फायर फाइटिंग हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, नोएस गैस का हो गया, ये तीनों को हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव में रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा फायर एंड स्प्रिंकलर है, कुछ हुआ तो हमारा जो फायर अलार्म सिस्टम है उससे भी मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। तो हमको पता चल जाता है कि हाँ कहीं फ्लो हो रहा है जिसके चलते अलार्म आ रहा है, तो हमको वहां पे इंडिकेशन लग जाएगा कि हाँ कहीं आग लगा है। स्मोक हुआ उससे भी पता चल जाता है कि हमारे बिल्डिंग में कहीं आग लगाता है, वो लोकेशन टोटल मतलब दिखा देता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो जैसे ही स्मोक होता है वो डिटेक्टर के थ्रू वो पैनल में आ जाता है। जी। तो सर यहाँ पे डिटेक्टर अगर बोला जाए तो डिटेक्टर सिर्फ स्मोक को डिटेक्ट करता है या फिर हीट वगैरह, कितने टाइप का डिटेक्टर होता है? यहाँ पे सुनिए, डिटेक्टर मेनी टाइप का होता है। जैसे मैं कुछ प्रकार बता रहा हूँ। एक होता है मल्टी डिटेक्टर होता है, जिसमें मल्टी डिटेक्टर का क्या होता है कि वो टोटल चीजें का स्मोक कर ले, जैसे स्मोक ले सके। एक होता है बीम डिटेक्टर हो गया, एक डॉट डिटेक्टर हो गया कि डॉट में कितना टेम्परेचर से कैसे कूलिंग से जा रहा है, उसमें कोई फायरिंग नहीं हुआ है, कोई मतलब क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है फायरिंग। तो वो सब क्या अलग अलग लगाया गया है। अभी बिजदा का आप देखे होंगे, हमारे एयरपोर्ट पे नया नया सिस्टम है बिजदा का, जो साइड के लिए है, नहीं आपका पेंडेंट अपराइट के लिए रहता है। जैसे पेंडेंट में देखे होंगे कई टाइप का डिटेक्टर लग जाता है, क्या बोलते हैं, हीट डिटेक्टर लग जाएगा,
और बहुत सारा लग जाता है, मल्टी सेंसर डिटेक्टर लग जाएगा स्मोक में, लेकिन वो वाला जो रहता है बिजदा का, वो अलग ही वर्क है उसका। अच्छा, तो सर ये बिजदा के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना है पहले भी, तो आज जानने का हम लोग कोशिश करेंगे कि बिजदा क्या होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हीट के बारे में तो जानते हैं, हीट डिटेक्टर होता है, फिर स्मोक डिटेक्टर होता है, ये अलग अलग चीजें, थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग को है इसके बारे में, तो थोड़ा सा बिजदा के बारे में भी हम लोग जानेंगे सर। जरूर, हम बता रहे हैं कि बिजदा एक ऐसा, वो भी एक मल्टी सेंसर ही है जो इंडिकेट करता है एयर में लगे फायर को, वो इंडिकेट कर लेगा, सेंसर डिवाइस है। तो उससे क्या होता है, बिजदा का नाम ही दिया गया है बिजदा। वो बहुत हाईली पावर का सेंसर होता है, बहुत हाई पावर का। वो इतना सेंसिटिव होता है कि एयर में जो हाइट में है, अगर थोड़ा सा भी फॉग उसमें चला जाए, धुआं चला जाए, तो वो क्या करता है, सेंस लेकर अपना बिजदा को डायरेक्ट, वो पाइपलाइन से होता है। अच्छा। पाइप के थ्रू वो, जैसे हम लोग ब्लोअर से नहीं हवा खींचते हैं, उसे वो हवा खींचते रहता है, उसमें थोड़ा सा भी जाता है तो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपका आग आ गया, फायर आ गया, आग लगा हुआ है। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं कि वहां पे लगा है या ऐसे भी उठा जाता है। कितना आदमी सिगरेट पीते हैं, वो भी आ जाता है, गाड़ी जाता है, वो भी आ जाता है। तो आप समझ जाइए कि इतना छोटा छोटा अगर चीज हमको मिल जा रहा है कि सिगरेट जो लोग पी रहा है उससे स्मोक आ रहा है, तो अगर कहीं भी छोटा सा भी फायर लगेगा तो उसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, आग नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए मतलब फायर फाइटिंग सिस्टम में मतलब कि एक नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर सिगरेट भी पीता है तो उससे भी उसको भी वो डिटेक्टर सेंस कर लेगा। जी 100% कर लेता है। सर बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो कि स्मोकिंग के लिए मतलब तड़पते रहते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए, हर एक एक दो घंटे में चाहिए। तो ऐसा अगर कोई कहीं कोई पार्किंग वगैरह में है और स्मोक कर रहा है वो, और डिटेक्टर ने सेंस कर लिया, तो क्या कोई पेनल्टी वगैरह उसके ऊपर लगता है? जी ऐसा है, क्योंकि एयरपोर्ट तो हाई लेवल का सिक्योरिटी पे आता है। जी जी तो पेनाल्टी तो लगता ही होगा। जी। तो ऐसा क्या है कि मान लीजिए कितना लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि कार पार्किंग में चाहे कहीं भी वहां पे बिल्डिंग में लगाया गया रहता है कि आग से बचा जाए डिटेक्टर को, लेकिन कुछ लोग वहां पे स्मोक करते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई सिस्टम लगा है जिससे ये फायर अलार्म आ रहा है। जब फायर अलार्म आ जाता है तब हम उनको बताते हैं, क्योंकि वो भी सॉरी बोलते हैं, रियलाइज करते हैं कि हमको सर पता नहीं था। मतलब आपस में कैसे भी मैनेज करके चलना है, जरूरी नहीं है कि उनको पनिश ही किया जाए, क्योंकि उनको पता नहीं है चीजों का। अंदर में क्या है, स्मोक रूम दिया जाता है, हर एक आउटसाइड में दिया गया है, इनसाइड में भी दिया जाता है। अच्छा, तो चलिए ये सब के बारे में तो ऐसे भी ऑडियंस को पता ही होगा फायर के बारे में। तो हम लोग असली मुद्दा पे आते हैं कि टेंडर लाइन में क्या क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें जाना चाहे। क्योंकि सर ऐसा है कि जॉब, बिहार में जॉब का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, क्योंकि हर एक लोग जॉब ही करे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? नहीं तो यहाँ पे मतलब हर एक लोग जॉब करना ही पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि चाहते हैं हम फ्री होकर काम करें। तो मतलब अगर टेंडर किसी को मिल जाता है तो क्या वो एकदम फ्री माइंड से काम कर सकता है क्या, या फिर उसके ऊपर भी कोई लोड प्रेशर रहता होगा? बहुत रहता है। टेंडर ले लेना, उसको कंप्लीट कर देना फ्री माइंड से नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत अचीवमेंट करना पड़ता है, कुछ खोना पाना रहता है जी। बहुत कुछ ऐसा। आपको फर्स्ट तो यहाँ पे अचीव होता है कि आपको टेंडर मिल गया, वही आपके लिए अचीवमेंट होता है कि हमको टेंडर मिल गया। जैसे मैं छोड़िए एक छोटा सा अपने ऊपर ही बता देता हूँ। यहाँ पटना एयरपोर्ट का स्टार्टिंग में हम लोग का क्या हुआ कि टेंडर लेना था, तो हमारे यहाँ एनसीसी काम कर रहा था एयरपोर्ट के थ्रू, क्योंकि एयरपोर्ट का जो डायरेक्ट मेन जो टेंडर दिया गया था वो एनसीसी को मिला था। एनसीसी ने दूसरे पर्सन को, जैसे फेडलेक को किया, भारतीय को किया, ईगल टेक को किया। उसके बाद हम थर्ड पार्टी होके हम फेडलेक से कांटेक्ट में थे, तो उसमें मेरा मैनेजमेंट में जो यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो मेरा फ्रेंड निकले। तो वो कॉल किए कि सर यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। हम बोले ठीक है करेंगे। तो ऑफिस से अपना बीओके भेजे, हम इधर से कोटेशन दिए, फिर नेगोशिएट हुआ, रेट का लेकर नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन के बाद जब हम लोग का दोनों पार्टी का, उनका भी लगा कि हाँ हम इतना पर उस चीज को करा सकते हैं, उनका भी प्रॉफिट होता है, वो अपना देख के उसके बाद से हम भी देखते हैं कि इतना में हम करके हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हमको कुछ बच रहा है कि नहीं। उसके बाद से हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद से पीओ मिलता है, वर्क ऑर्डर मिलता है, फिर हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझ जाइए
कि टेंडर एयरपोर्ट में दिया एनसीसी को, एनसीसी ने दिया फेबलेक को, फेबलेक ने दिया जीएस इंजीनियर को, जैसे मेरा कंपनी। तो इस टाइप से टेंडर अगर मुझे मिलना है तो ऐसे होता है। और क्या होता है कि कंपनियों में टेंडर लेना, जैसे आप न्यू स्टार्ट किए, आप खोज रहे हैं कि नहीं हमको टेंडर लेना है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से विजिटिंग कर सकते हैं। अपना कंपनी का परफॉर्मेंस या न्यू स्टार्टेड है उस जाके आप कंपनी में आपको बताना पड़ेगा कि हम इस लाइन से ये काम करा सकते हैं या कर रहे हैं, तो आपको टेंडर मिलने का चांस रहेगा। आपके पास कोटेशन जाएगा मेल आईडी पर, तो उससे आप रेट कोट कर सकते हैं और करके आपको टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा अगर आपका नेगोशिएबल अच्छा रहा तो। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आप पटना पे अभी सर है साइट इंचार्ज हैं, तो अगर एग्जाम्पल में अगर लिया जाए कि पटना एयरपोर्ट पे अगर किसी भी चीज का मुझे टेंडर लेना है, सपोज ये सोफा है, तो हम लोग फर्नीचर साइड से अगर टेंडर लेना चाहे तो ये कैसे अप्रूव हो सकता है? देखिए, फर्स्ट बात है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये काम का रिक्वायरमेंट है जी। तो अगर एयरपोर्ट की तरफ से वो टेंडर निकल रहा है तो फर्स्ट बात है एयरपोर्ट पर्सनली हैंडलिंग ऑफलाइन नहीं देता है, वो ऑनलाइन करता है। तो उसका भी कुछ ये रहता है, शर्त रहता है कि हम इसी शर्त पर देंगे। उसका भी कंपनी चॉइसेस रहता है, प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी है, तो एयरपोर्ट उसी कंपनी को देता है जो उसके अंदर में है, दूसरी कंपनी को नहीं, डायरेक्टली नहीं दे सकता है। आप थर्ड पार्टी से दे सकते हैं। तो वो जब टेंडर निकलेगा, अगर थर्ड पार्टी नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं मैं तीसरे बंदे से करा लूं मैं अपना पैसा देकर, तो वो अपना मार्जिन रख के तब आपको वहां से मिल सकता है टेंडर। तो उस बंदे से आपको देखना है, आपको सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन कि हाँ ये टेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपका किसी से कम्युनिकेशन हो, या वही नेगोशिएबल पर तो टोटल चीजें चल रहा है। जी, इसी तरह से होता है। और सबसे मेन पॉइंट रहता है टेंडर में कि आपको ये चीजें का नॉलेज रहना चाहिए, या मटेरियल हो या वर्किंग प्राइस हो, आपको कॉस्ट एकदम मालूम होना चाहिए मार्केटिंग के और इसका भी, दोनों का। जैसे क्या होता है कि इंस्टॉलेशन का अलग होता है, आपका कॉस्ट मटेरियल का अलग होता है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छा तरह से आना चाहिए कि क्या रेट चल रहा है, कितना परसेंटेज इस पे माइनेज है, कितना आपका जाना चाहिए। तो ये टोटल बहुत सारा चीजें रहता है, उस सबको देख के फिर हम लोग उस टेंडर को भरते हैं। फिर उसमें भी अगला पर्सन कंपनी वाला चाहता है कि नहीं इससे थोड़ा सा आप कम कीजिए कुछ परसेंटेज, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वहां पे हो रहा है वो चीज, मतलब हम उतना में कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो कितना क्या होता है, नए नए आते हैं लोग और टेंडर उठा लिए, क्या होता है टेंडर कब मिलता है आपको ये भी बता देता हूँ। कुछ होता है टेंडर मतलब जल्दीबाजी में जी। हम कोट किए किसी, मान लीजिए ये फोन है, इसके हम कोट कर दिए 10,000, आप आए बोले नहीं मैं 5,000 में ले लूंगा, जबकि इसका रियल कॉस्ट है 10,000, तो आप तो फंस गए फिर। जी बिल्कुल। सेम ऐसा ही होता है टेंडर में, जब नए आदमी रहते हैं स्टार्टअप करते हैं तो वो जाके कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, जिसके चलते उनका वहीं से कैरियर खत्म हो जाता है, वो आगे जाने का हिम्मत ही नहीं करते हैं। और वहीं जो समझते हैं तो छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं, लग रहा तो वो भी चले जाते हैं, अच्छा उठा लिए तो मतलब नहीं रहता है टेंडर में। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि उठ सुट कर कहीं से भी आ गए और टेंडर पास करवा लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है, तभी तो हम लोग नेगोशिएशन कर पाएंगे जी। अगर नहीं रहा नॉलेज तो हम लोग खुद ही उल्टा फंस जाएंगे उसमें। हाँ ये आप सुने होंगे कि कितना लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें लॉस हो गया जी। तो बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस के बारे में ना जान के स्टार्ट करना ये बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप पहले स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में नॉलेज ले लें, जान ले कि हम अगर कोई भी कंपनी कोई भी टेंडर ले रहे हैं, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है, कितना जा रहा है, क्या ये भी सोच के चलना पड़ता है कि अगर कंपनी आगे से फ्रंट से मतलब 20% अगर आपका होल्ड कर रहा है तो 80% में हमारा मूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बातें को भी देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 करोड़ है, हम टोटल इन्वेस्ट कर दिए कंपनी में, वो कंपनी थोड़ा 1 ईयर्स के लिए आपको होल्ड कर दिया, अमाउंट होल्ड कर दिया, फिर आप मूव नहीं कर पाओगे, वहां से मूवमेंट नहीं होगा। तो आपको स्टार्टिंग में अगर इतना है तो आप वहां से 50-10 ऐसे करके लगा के एक दूसरे से जैसे 2-3 कंपनी में लेकर उसको मूवमेंट चलना चाहिए। पहले प्रॉफिट मत देखिए, अपना मूवमेंट देखिए कि हमारा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
फिर आप प्रॉफिट देख सकते हैं। मतलब टेंडर लेने के लिए पहले खुद से उतना कैपेसिटी होना चाहिए। जी अगर कंपनी पैसे को होल्ड कर देती है तो खुद के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वर्कर को अपना सैलरी वगैरह दे पाए। देखिए, यही है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले तो आपके पास जितना पैसा था जी वो तो इन्वेस्ट कर दिया, जी बिल्कुल। फिर कंपनी होल्ड कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शनल नहीं रहेगा। नहीं। अगर रहता तो फिर वो भी इन्वेस्ट करते, तो वो अपने जेब से करते ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको जब टेंडर ले रहे हैं तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम टेंडर ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा कितना का प्रोजेक्ट है, वो रहता है कि प्रोजेक्ट का इतना है, उसमें से कितना परसेंट उसमें दिया रहता है कि आपको फर्स्ट एडवांस कितना मिलेगा, चाहे मटेरियल का रहता है कुछ परसेंटेज मिलता है, सारा डिटेल वो उसमें पहले से ही रहता हाँ रहता है, टर्म एंड कंडीशन दिया जाता है। जी तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया अगर टोटली हम फर्स्ट टाइम में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो फिर वहां से इनकम हमको 5 लाख आ रहा है, जबकि हमारा और भी ओवरऑल खर्च 6 लाख है, तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जब आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आगे उसी प्रोजेक्ट का बोल रहा हूँ, आप मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक मतलब रिस्पॉन्स ले चुके हैं कि उसको करना है, तो उसके लिए आपको बहुत मैनेजिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा होता है टेंडर में, कोई भी टेंडर हो। अगर ये सारा प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। हाँ, ये तो मतलब मैंने जितना आज तक टेंडर किया है, मैं भी 2-3 टेंडर में, क्योंकि कुछ टेंडर मैंने नाम के लिए भी ले लिया हूँ। आज सच्चाई बता रहा हूँ आपसे कि मतलब क्या होता है कि टेंडर मेरे पास 3-4 काम चल रहा है, तो मैंने सोचा 1-2 प्रोजेक्ट और ले लेता हूँ, चलेगा। तो वो क्या क्या कम मार्जिन में, जैसे मान लीजिए कि हमारा इंस्टॉलेशन का रेट 120 है, 130 है, मैंने बोला कि नहीं यार 110 पे उठा लेते हैं, हम 110 पे उठा लिए। वहां पे क्लियरेंस प्रॉब्लम, प्रॉपर हाइट के लिए सीजर प्रॉब्लम, सेफ्टी क्लियरेंस के लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम इशू आने लगा, जिससे चलते मेरा मेन पावर वेस्ट हुआ। हमारा ज्यादा मटेरियल ले लिए तो उधर से ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पेमेंट लग गया। तो पहले तो हम ये थिंक नहीं किए थे कि हमारा काम लिए हैं इधर नागपुर में और हमारा मटेरियल आ रहा है दिल्ली से, तो उतना दूर का ट्रांसपोर्ट जो है वो मेरे जेब से चला गया। तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये मतलब ना जानने का थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया। बहुत मतलब सारा किसी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज तो है ही, 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी, ये सब है, बहुत सारा प्रोजेक्ट लाइन ऐसे। मतलब एक सिंपली आपसे बता देता हूँ, अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है, आप प्रोजेक्ट लाइन में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किस लाइन में, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उसका नॉलेज चाहिए। दूसरा बात, आपको ये होना चाहिए कि अगर हम उसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं, हमको नॉलेज हो गया है, तो हम टेंडर ले सकते हैं। बहुत सारा होता है कि मटेरियल का सप्लाई भी हो जाता है। मटेरियल टेंडर में वही होता है कि जैसे हमारा टेंडर ले लिए, उसको कंप्लीट करके देना है, तो मटेरियल लाए, लगवाए, बहुत सारा होता है, इजिली हो जाता है। कितना लोग लाते हैं, मटेरियल का कॉस्ट नहीं पता है, ले लिए टेंडर, फंस गए, यहाँ तो उनका नुकसान हो जाता है भी होता है। वहीं से तो मैं बोल रहा हूँ ना, आज के डेट में हर एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, वो पैसा से पैसा कमा सकता है, ब्याज पे इधर उधर देके कुछ करके। लेकिन अगर उसको नॉलेज रहे तो कंपनी भी खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल। मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, जो मेरे पहले के सिकंदर भैया थे, वो अपना 24 आवर्स दिए जब टेंडर लेना स्टार्ट किए। आज के डेट में उनके पास नियरली हम बोल सकते हैं 50 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टीज एंड उनके पास पैसा है, उनका खुद का। एक मतलब बिहारी लड़का वहां तक पहुंच। अभी तक आपने सर टोटल कितना टेंडर किया? मैं अपने कंपनी में लगभग 18 गो मैं खुद लेकर एक बार में कंपनी कराया था, और जो पहले मैं प्रोजेक्ट कराया था वो तो मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, काफी ज्यादा कराया था, क्योंकि 6 महीना साल भर ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कंपनी में रहता है। अगर आपको बोला जाए कि एक बार में आपको 10 साइट मैनेज करना है तो क्या है पॉसिबल है? 100% है। तो 10 या 50 साइट भी हम मैनेज करने की कैपेसिटी रखते हैं, बस उस सिस्टम और उस टाइप का रिक्वायरमेंट जो मेरा है वो मिलना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे सर इतना सारा अगर 10 साइट को मैनेज करना है तो मैन पावर का जरूरत तो बहुत ज्यादा ही पड़ जाएगा। मैं अभी बोला कि जो रिक्वायरमेंट है वो मिलना चाहिए। अच्छा। अगर कोई कंपनी मुझे हायर करता है, चाहे एचआर के रूप में, चाहे सीईओ के रूप में, तो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, कंपनी उसको फुलफिल करके देगा। मान लीजिए कि एक बंदा एचआर का
और मैनेजर का, प्रोजेक्ट हैंडल का, इंजीनियर, सुपरवाइजर का काम तो कर नहीं सकता है, क्योंकि स्टार्टअप था, वहां से हम लोग का भी कुछ नहीं था, वैल्यू नहीं पता था, तो हम स्टार्टिंग में किए थे। लेकिन बट अब उस सिस्टम में चलना है, तभी वो चल पाएगा। जी। तो सर, जैसा कि हम लोगों ने इतना सारा बातें किया, इसमें बहुत सारी पावरफुल चीजें भी आई सामने। तो अगर शॉर्ट में अगर सर इसको बताया जाए कि अगर किसी को अगर टेंडर पास करवाना है या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें कैरियर बनाना चाहता है तो वो कैसे करेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में। जैसे मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये 100% नहीं है कि इसी के थ्रू मतलब हम किए, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे टेंडर लेना भी बहुत ईजी है, इसमें पैसा कमाना भी बहुत ईजी है, पैसा बहुत है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लानिंग के साथ। आप प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर नॉलेज हो। हाँ, ये नॉलेज प्लानिंग कीजिए, या एक्सपर्ट बंदे को किसी को हायर कीजिए सीईओ के रूप में। उसके बाद से आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए और बढ़िया से चलाइए, आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा और आप कर भी पाएंगे। मनी बैकअप चाहिए और आपको प्लानिंग प्रॉपर चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। अगर जो बंदा ये सोच रहा है कि नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा, टेंडर ले लूंगा, मैं उसको कराऊंगा, लेकिन जब आप टेंडर ले रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा लो, आप लॉस ही में जाओगे। आजकल इंडिया में बहुत सारा कंपनी है जो स्टार्ट करके आज बहुत अच्छा खासा लेवल तक है, क्योंकि उसके पास प्लानिंग है, नॉलेज है और कर भी रही है, से वो काम कर रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस को ये चीजें पसंद आएगी। बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज रहा है और ये कॉन्वर्सेशन करने में बहुत ही मजा आया आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।